अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर ज़ैदी। और बहुत कम होता है कि हमें किसी अच्छी ख़बर से प्रोग्राम को शुरू करने का मौका मिलता है, और जब ऐसा होता है तो यकीन हमें भी कुछ खुशी होती है। ख़बर ये है कि आज बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बानी और गेट्स फाउंडेशन के को फाउंडर, को ऑपरेटर पाकिस्तान पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान की खसूसी दावत पर यहाँ आए तो काफ़ी उनकी मुलाकातें भी हुई, अपनी सारी फुटेज और वीडियोज़ की देखी होंगी, और उनको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड भी दिया गया। और यकीनन वो ये बात डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि जो गेट्स फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन ने बहुत काम किया है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा काम ज़ाहिर है आपको पता है पोलियो पर, क्योंकि बिल गेट्स के काफ़ी फोकस रहा है ओवरऑल इंटरनेशनल पोलियो कैंपेन्स पर। और आपको पता है कि इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क हैं दुनिया में जिसमें पोलियो पाई जाती है, जिसमें एंडेमिक है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफ़गानिस्तान। अब इसके साथ साथ कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो लड़ाई रही है आलमी सतह पर, उसमें भी बिल गेट्स ने पाकिस्तान का भी काफ़ी मदद की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद को भी ग्रांट्स दिए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक चीज़ जो शायद कम लोगों को पता है वो ये है कि जो लास्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है और हो रहा है, उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की है एहसास प्रोग्राम के साथ। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उनके और काफ़ी उनका हमारे साथ ताउन भी रहा है। तो यकीनन इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज़ विजिटिंग पाकिस्तान। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं पोलियो की, और असल खुशखबरी अभी यही है, हालांकि अभी भी जाहिर है कि एक मंजिल अभी भी दूर है, और वो ये है कि जब 1994 में मेरा ख्याल है पाकिस्तान पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उन सालों में तकरीबन अर्ली 90s में हर साल 20,000 या 20,000 से ज़ायद केसेस पोलियो के डिटेक्ट होते थे। 2018 तक जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये तादाद सिर्फ 8 केसेस तक आ गई है। और अब असल खुशखबरी ये है कि जो पिछला पोलियो केस, लास्ट पोलियो केस पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया, वो था 27 जनवरी 2021 को। यानी कि एक पूरा साल गुजर गया है इन विच हमारे यहाँ 0 पोलियो केसेस रहे हैं। जाहिर है इसका ये मतलब नहीं है कि पोलियो एरेडिकेट हो गई है, लेकिन काफ़ी कामयाबी अल्लाह का शुक्र है हासिल हुई है। और इसी पर बात करने के लिए कि इसको सस्टेन कैसे किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद बेग, और आप हैं कोऑर्डिनेटर फॉर द पोलियो कैंपेन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का डॉक्टर साहब। इस वक्त हमें खुशी मनानी चाहिए या आपके नज़र में थोड़ा प्रीमैच्योर है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये खुशी का इसे हम ये तो नहीं कहना चाहिए कि ये खुशी का मुकाम नहीं है जी, लेकिन ये बहुत अर्ली है अभी। मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि वी आर हैप्पी एंड कॉशियस एंड इट इज टेलिंग अस दैट हमें जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम को मिली है वो ये है। ये वक्त है कि जिसमें हम अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करें और अपनी कैंपेन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी करें और जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करें ताकि हम उस लास्ट माइल तक पहुंच सके। और बिल गेट्स साहब के विजिट का मकसद एक मिनट डॉक्टर साहब, बिल गेट्स पे अभी आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने साल तक पाकिस्तान 0 शो करे पोलियो केसेस कि उसको आलमी सतह पे पोलियो फ्री मुल्क होने का सर्टिफिकेट मिल सके? जी, इसमें सर नाज़रीन के लिए समझने की 2 चीजें हैं। एक तो ये कि थ्योरेटिकली तो अगर पाकिस्तान में 3 साल तक वायरस डिटेक्ट नहीं होता तो वी शुड बी सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक समझा जाता है, वायरस के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि दोनों मुल्क इकट्ठे ही सर्टिफाई किए जाए। लिहाजा अगर हमने पाकिस्तान से पोलियो खत्म करना है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि अफगानिस्तान से भी पोलियो को खत्म। क्या आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में एग्जैक्टली जबकि पाकिस्तान में 0 पोलियो केसेस आए हैं, अफगानिस्तान में कितने डिटेक्ट हुए इसी अरसे में?
जी, लास्ट साल अफगानिस्तान, पिछले साल अफगानिस्तान में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि इस साल जनवरी में अभी तक एक केस रिपोर्ट हुआ है। एक केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन फिर जाहिर है कि उनकी रिपोर्टिंग नेटवर्क भी कितनी वसी है, ये भी हमें इस पे भी बात करनी होगी। डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की खामियों की, कि जो खामियां उनको दूर करनी है, अगर आप थोड़ी सी निशानदेही कर लें कि कौन सी खामियों की बातें हो रही हैं यहाँ पर, क्या पोलियो कैंप? खामियां मुख्तलिफ किस्म की है। हमें अपने प्रोग्राम में की जो अपनी खामियां हैं, माइक्रो प्लानिंग को इम्प्रूव करना, कैंपेन को इम्प्रूव करना, ख्वातीन की मोर तादाद टीमों में लेके आना, ये तो हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं। मॉनिटरिंग उसको बेहतर करना, ये हमें इसको और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम को जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये है कि हमें कम्युनिटी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो पॉकेट्स हैं कुछ, साउथ वजीरिस्तान में, साउथ केपी में, किला अब्दुल्ला में, चमन में, कुछ इलाके कराची में जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी लोग कहते हैं कि जी पोलियो की वैक्सीन सेफ नहीं है या इसका कोई और एजेंडा है, दे हैव सस्पिशंस अबाउट द वैक्सीन। सो इस कम्युनिटी रेजिस्टेंस को भी हमने कम करना है। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पॉपुलेशन मूवमेंट है, आपको पता है सर्दियों में वो वहां से गर्म इलाकों की तरफ आना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो वापस जाना शुरू कर देते हैं, और जो वही पॉपुलेशन होती है जो उस वायरस को दोनों तरफ लाने और ले जाने में कामयाब हो रही होती है। सो इस चैलेंज को भी हमने, हमारी कोशिश है कि इसको भी हमने करना है। इसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। बाज़ औक़ात कुछ एरियाज होती हैं जहाँ पे वक्ती तौर पर हमारी कैंपेन नहीं हो पाती क्योंकि कोई थोड़ा सा सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो जाता है, उसको भी हमने करना है। सो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं। हमारे प्रोग्राम में हम 100 में से 98 बच्चों तक तो पहुंच रहे हैं जी, और अब उसको उस लेवल पे लेके जाना कि वो बाकी 2 बच्चे भी हम उन तक पहुंच सकें, उसके लिए हमें we have to do something different. अच्छा डॉक्टर साहब, हाल में ही इनफैक्ट वी आर स्टिल, जी मुबशिर, सॉरी गो ऑन। जी हाँ, मैं बस एक बात ये कर रहा था, आपने वायरस की बात की डॉक्टर साहब, तो दिसंबर में ये वायरस डिटेक्ट हुआ है टांक और डीआई खान में, 2 जगह आप जीरो इन करने की बात कर रहे थे, तो पॉकेट्स जो आइडेंटिफाई की हैं तो वहां पर भी क्या पोलियो की वैक्सीनेशन की रेजिस्टेंस मौजूद है या वहां सिर्फ वायरस डिटेक्ट हुआ है? जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें एनवायरमेंटल सैंपल में डेरा इस्माइल खान, टांक, साउथ वजीरिस्तान और बन्नो, इन पिछले 7 माह में इन 4 इलाकों से वायरस की मौजूदगी के असरात पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वायरस यहाँ पे मौजूद है। सो हमारे लिए ये एक फाइनल फ्रंटियर है। हमने ये जंग जो है ये साउथ केपी में ही जीतनी है और उस वायरस को वहीं ख़त्म करना है, और अगर हम नाकामयाब हुए और वायरस साउथ केपी से निकल के कराची, कोयटा, किला अब्दुल्ला चला गया तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये जंग हार रहे हैं। हमारी कामयाबी का पैमाना भी यही होगा। और यहाँ पे वो जो चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट, अफगानिस्तान के साथ मूवमेंट और सिक्योरिटी के इश्यूज, एक्सेसिबिलिटीज़, फीमेल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो लोगों को घरों में अंदर जाके बीमार, सोए हुए, 40 दिन से छोटे या 4 माह से छोटे बच्चों को भी कतरे पिला सकें जिनको वो लोग बाहर नहीं लाते। लेकिन यही वो इलाके हैं जहाँ पे हमारी टीमों में फीमेल्स की तादाद 30%, 33%, 35% है। So these challenges are maximum in those areas. Okay. डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से हुई है अबाउट कोरोना वायरस के कंट्रोल पे, और मैस वैक्सीनेशंस भी हुई हैं और ये अभी मरला चल भी रहा है। क्या सबक हमने सीखे हैं इस कैंपेन से जो पोलियो कैंपेन पर अप्लाई हो सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ें हैं भी सही? जी, जो कोरोना वैक्सीन से हमने ये सबक सीखा है कि इस वैक्सीनेशन के बाद लोगों में वैक्सीन की अहमियत का एहसास कुछ ज़्यादा हुआ है। जो पहले जो लोगों में रिजर्वेशंस होती थी वैक्सीन्स की, वो अब उसकी निस्बत कम है।
तो ये हमें एक फ़ायदा हुआ है कोरोना की वैक्सीनेशन की कैंपेन की वजह से। दूसरा ये है कि एक्चुअली मेरे ख्याल में इफ़ेक्ट्स डिफरेंट है। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो हैं वो हमारी हाउस टू हाउस कैंपेन्स के मॉडल पे हमसे हमारे लेसन लर्न्स के बेस पे चल रही हैं और हमारा स्टाफ उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि जो ओवरऑल अब कैंपेन की सक्सेस है उस बारे में आपका, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने भी कहा और जो सही भी है कि 3,80,000 जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जिस तरह से पोलियो वर्कर्स ने काम किया और जिस तरीके से ये हुआ, 20 के करीब पोलियो वर्कर्स जो है शहीद भी हुए पिछले 10 सालों में, तो उस सारे उसमें जो रोल है इन लोगों का, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए खासा बंदोबस्त किया है आपने? अच्छा, सिक्योरिटी के अलावा इनके लिए कोई मराहत या इंसेंटिव बढ़ाए हैं ताकि ये दिल जमई के साथ जमे रहें, डटे रहें? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो छोटी सी करेक्शन कि अब तक जो इस प्रोग्राम में जो हमारी कीमती जानें ज़ाया गई हैं उनकी तादाद तकरीबन 50 है। उन 50 में से 35 जो हैं वो हमारी फ्रंट लाइन फीमेल वर्कर्स हैं और 14 जो हैं वो पुलिस के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जवान हैं। इनको जो हमने अब पिछले 1 साल से जो शुरू किया है, हमने भी एक फंड कायम किया है जिसके मुताबिक अगर कोई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर किसी की शहादत वाक़या होती है या उसको सीरियस ज़रबात आती हैं तो हम 1 लाख से लेके 10 लाख तक उस फैमिली को अदा करते हैं। ये अभी हमने रिसेंटली अदा किया है, लेकिन जितने भी हम पैसे दे लें जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उसके लिए आज भी जो हमारी नेशनल टास्क फोर्स मीटिंग हुई है उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त की है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम उनकी कुर्बानियों को दिहाड़ी में कोई इजाफा हुआ है? जो डेली मिलती हैं उन्हें, असल मसला तो घर चलाने का है ना उनका, वहां से सुकून होगा तो काम करेंगी ना वो। जी बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए मैंने बताया कि हमने उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है, लेकिन हमारे पोलियो प्रोग्राम की तरफ से भी हमने एक फंड कायम किया है ताकि हम उनकी सपोर्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बात कर रहे थे बिल गेट्स की, तो आज आपकी मुलाकात भी हुई है और जाहिर है बहुत बातें हुई होंगी पोलियो के हवाले से। क्या उनकी अभी फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में? जी, पोलियो के हवाले से वो उनके ख्यालात जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जो क्लोजिंग रिमार्क्स थे, ही सेड कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, यू नो, कि जो पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम है वो स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट इनफ है जो उनको इसका मुकाबला कर सकता है। वन अननोन, ही आल्सो रियलाइज कि अक्रॉस द बॉर्डर क्या होता है, वहाँ वायरस की क्या सिचुएशन होती है, ये वी विल सी व्हेन इट हैपेंस। सो वो एक अननोन है जिसको हमने सब ने रियलाइज किया कि वो है। इसके अलावा हम सब इस बात पे ऑन वन पेज थे कि साउथ केपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया और हमें वायरस का वही मुकाबला करना है। उनकी जो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ और SAPM के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी यही ज़ेर बहस रहा कि किस तरह इसको उसी इलाके में इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए क्या तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया कि प्रोग्राम के लिए फंड्स के क्या चैलेंजेस हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह इस सिलसिले में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी और वो पोलियो के प्रोग्राम को उसी तरह रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, जो इंतहाई समझने वाली बात है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जब ये कोविड की पैंडेमिक शुरू हुई तो उनका ख्याल था कि पोलियो प्रोग्राम अब गया, यू नो, क्योंकि पोलियो की कैंपेन खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन एक तो गवर्नमेंट का उन्होंने बहुत सराहा कि उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि पोलियो की कोविड की पैंडेमिक के दौरान भी पोलियो की कैंपेन को शुरू किया
और ये सब के लिए बहुत ही हैरानगी का बायस था कि बजाय इसके कि कोविड की पेंडेमिक में पोलियो के केसेस में इजाफा होता, ये इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। और उसकी जो मेन वजह हम सब देख रहे हैं वो यही थी कि क्योंकि पॉपुलेशन मूवमेंट थी, बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला कि अगर हम अच्छी कैंपेन्स करें तो हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। सो बेबी इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिल्कुल। और वही कहते हैं ना कि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता कि क्या आउटकम होने वाला है किसी भी क्राइसिस का। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सॉरी सेगमेंट का वक्त यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव थिंग। अगेन मसला सारा आएगा आपका लिंकिंग विद अफगानिस्तान, और स्पेशली आजकल जो वहाँ पर सूरत हाल है ओवरऑल, तो यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है। वक्फा। वेलकम बैक। सिंध के तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात के ख़िलाफ़ आज जामशेरों में एक जुलूस निकला जिसमें सिविल सोसाइटी के कारकुनों, लिखारियों, सहाफ़ियों और आम लोगों ने शिरकत की। इस रैली से कई शख्सियात ने खिताब भी किया। इनमें नवाब शाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर परवीन रिंद और सिंध यूनिवर्सिटी की तालिबा अलमास बहन भी शामिल थी। अलमास ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध यूनिवर्सिटी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय खौफज़दा करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उन्होंने बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा रखी है। बकौल उनके मुझे छानबीन कमेटी के सामने पेश होने के दौरान डराया धमकाया गया। उन्हें अगवा करने की कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ अब तक कोई इक़दाम नहीं हुआ है। उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की है। हमारे घर पे पुलिस आई थी हमारा बयान लेने के लिए। उनसे मेरे घर वालों से पूछा गया था कि लड़की कहाँ है, तो उन लोगों ने पूछा कि लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो उन लोगों ने बोला कि हमें लड़की को सिंध यूनिवर्सिटी में पेश करना है। वो इसलिए वजह से ही आई थी कि ताकि मैं अपने बयान से हाथ उठा लूँ, बाकी वो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। हमने सोचा कि कमेटी एक्शन लेगी, इस हवाले से हम एसपी के पास नहीं गए। हमें क्या पता था कि वो एक्शन लेगी नहीं। अलमास बहन ने यह भी कहा कि वो इतनी खौफज़दा हैं कि अपनी तालीम तर्क करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर वाइस चांसलर से लेके किसी भी आला यूनिवर्सिटी ओहदेदार ने उनसे रब्ता करके यकीन दहानी कराने की कोई जहमत अब तक नहीं की है। इस रवैये से बकौल उनके उन लड़कियों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है जिनके वालिदैन पहले ही उन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भेजने से हिचकिचाते हैं। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की डॉक्टर परवीन रिंद ने रैली से खिताब किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के 3 अहलकारों ने उन्हें अपनी गैर अखलाक मानी से इनकार पे उनके हॉस्टल के कमरे में तशद्दुद का निशाना बनाया। इन तीनों अहलकारों का नाम FIR में मौजूद है, मगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इन अहलकारों के ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई करने की बजाय उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। लेकिन ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब के ऑर्डर के तहत, तो मैं रिक्वेस्ट कहने वाला था, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, 3 खवातीन को भी शामिल तफ्तीश जिन्होंने तशद्दुद किया था या उसके अंदर किसी तरह से इन्वॉल्व है, जिसमें एक डॉक्टर साहिबा है और एक हॉस्टल की वार्डन भी शामिल है। डॉक्टर साहिबा से वाइस चांसलर? नहीं, नॉट वाइस चांसलर नहीं है, वो और है एक और। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 2 इंक्वायरीज, एक तो सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों खैर बहरहाल 45 दिन की इंक्वायरी ऑर्डर किए, मगर ये जो पुलिस गई थी, पुलिस को स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि आप 15 दिन के अंदर इस सारे मामले की रिपोर्ट जो है तफ्तीश करके वहाँ पेश करेंगे। तो गालिबन ये जो पुलिस उनके बयानात लेना चाह रही है वो इस वजह से हैं कि उन लड़कियों से पूछा जाए कि वो उनके साथ जो हरासानी हुई उसकी तफसीलात पुलिस को बताएं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो 2 खवातीन हैं, परवीन रिंद साहिबा और अलमास बहन,
जाहिर है उनको इंतजामिया पर और मेरा ख्याल है कि शायद पुलिस पर भी उसी सिलसिले में जी थोड़ी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लूँ, फिर हम इस पर तबसरा भी करते हैं। जो परवीन रिंद हैं उन्होंने आज की रैली में इस वाक़े की छानबीन पे भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो कमेटी कायम की गई है यूनिवर्सिटी की सतह पे वो भी उज़्व मुअत्तल है। 9 फरवरी का वाक़या है, लेकिन अभी तक जवाबदार गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको स्पेस दिया जा रहा है। पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है मुझे फराहम किए हैं और लेकिन फिर भी मुझे अभी तक थ्रेट दिए जा रहे हैं। दीगर मुकर्रीन जो थे रैली के, उन्होंने इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात के ख़िलाफ़ गैर जानिबदाराना अदालती तहक़ीक़ का मुतालबा किया है और 2019 और 2021 में चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी में हलाक होने वाली 2 तालिबात नम्रता कुमारी और नौशीन काज़मी के मुकदमात की शफाफियत पर भी जोर दिया। अच्छा, आप बात कर रहे थे ना वाइस चांसलर की अभी, तो वाइस चांसलर जो हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जी, उनको फोर्स्ड लीव पर भेज दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये अब एक थर्ड केस की तरफ मैं आ रहा हूँ। जो सिंध यूनिवर्सिटी लियारी के जो प्रोफेसर अख्तर बलोच वाइस चांसलर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची के जो हैं, उनको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में इल्जाम में फोर्स्ड लीव पर भेजा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि केस बढ़ते ही जा रहे हैं ना। और जहां तक एक बात मुझे बता, इल्जाम ये है जरार मैं सिर्फ ये बता दूं, उन पे इल्जाम ये है कि उन्होंने एक तालिबा को बाकायदा मैसेज किया कि अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको मेरे साथ दुबई चलना होगा और रात गुजारनी होगी। ये मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं एक बात नोट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड चैनल्स हैं, नहीं कुछ नहीं है, सिंधी मीडिया में तो भरपूर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ ठंड भी है। और अगर आप सिंध हुकूमत का भी इसमें जो रवायती रवैया देखें, इंक्वायरी, ये 2 सालों 3 सालों से ये इल्ज़ामात गर्दिश कर रहे हैं ना, ये आज की बात नहीं है। अगर यहाँ पर किसी को अप्रिशिएट करना है तो वो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। अगर उन्होंने एक्शन नहीं ले ली होती तो हमें कुछ नहीं पता। ये हम हो सकता है कि परवीन रिंद साहिबा जिस बात का उन्होंने बार बार एक खतरे का इज़हार किया है ना कि उनको भी थ्रेट है, हो सकता है उनकी भी लाश कहीं मिलती और उसको भी शायद सुसाइड करके स्वीट अंडर द टेबल। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि वो ये जो कोर्ट है ये आखिर तक फॉलो अप को रखेगी, उम्मीद यही है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मुझे ये तो मालूम था कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि कसीरुल नस्ली मुल्क है और यहाँ दर्जनों ज़बानें हैं, बोलियाँ हैं और लहजे हैं, लेकिन मुझे भी ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में लगभग 80 ज़बानें और लहजे और बोलियाँ मौजूद हैं। यूनेस्को के आलमी लिसानी नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान में इन 80 ज़बानों और बोलियों में से 22 ज़बानें या बोलियाँ मादूमी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, यानी एक्सटेंशन के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, और ये सब ज़बानें ज़ाहिर है कि रियासती सरपरस्ती से महरूम हैं और उनके तारुफ़ और फ़रोग़ के लिए भी कोई बुनियादी फ़ोरम मौजूद नहीं है। यूनेस्को ने ख़तरात से 2-4 ऐसी ज़बानों के लिए मौजूदा अशरे को मकामी ज़बानों का अशरा करार दिया है आलमी पैमाने पर, यानी 2022 से लेके 2032 तक का अशरा। इस तनाजुर में 18 फरवरी से इस्लामाबाद में इंडस कल्चरल फोरम, ये एक NGO है, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के ताउन से मादरी ज़बानों का 7वां मेला मुनक़िद कर रही है, यानी कल से। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती प्रोग्राम UNDP, सिंध की वजारत सक़ाफ़त और दीगर इदारे भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि 20 ज़बानों में 60 से ज़ायद किताबों की पहली बार रूनुमाई होगी। UNDP की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें पाकिस्तान की 22 ज़बानों में लोग अपने मसाइल और राय बयान करेंगे। इसी तरह कसीरुल लिसानी म्यूज़िक है,
13 ज़बानों का मुशायरा। यार यहाँ तो एक ज़बान में मुशायरा बड़ा मुश्किल हो जाता है, 13 ज़बानों का मुशायरा एक साथ, ये भी चमत्कार है, ये देखने वाली बात होगी। इस मेले के मुंतज़िम जो हैं वो इंडस कल्चरल फोरम के डायरेक्टर हैं नियाज़ नदीम साहब, जो इस वक्त हमारे मौजूद हैं। नियाज़ साहब, ये अच्छी बात है कि 80 ज़बानें और बोलियाँ हैं, और हम इनमें जो मोटी मोटी ज़बानें हैं वो तो हम सबको मालूम है कि कौन कितनी बोलता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बात में कि पाकिस्तान में सबसे कम जो ज़बान है जिसका शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो, और उन्हें बोलने वालों की तादाद कितनी है और कहाँ पे है? जी बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे कम बोले जाने वाली ज़बान का नाम है बदेशी। ये सवात के एक इलाके में बोली जाती है, और 3-4 साल पहले की एक तहकीक के मुताबिक उसके सिर्फ 3 बोलने वाले थे। तो वो एक BBC की रिपोर्ट थी जिसमें छपी थी। तो अल्लाह करे कि वो लोग अभी 3 सलामत हों, लेकिन ये 3-4 साल पुरानी खबर है। बदेशी उस जबान का नाम है जी। अच्छा, वक़ी एक ज़बान है नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसके बारे में भी मैंने कोई 20 साल पहले सुना था कि 100-150 लोग ही हैं जो उसे बोलने वाले बच्चे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ज़बानें होंगी जो सिर्फ सैकड़ों तक महदूद होंगी, कितनी हैं? जी ऐसी जैसे आपने शुरू में कहा कि 22 के करीब ज़बानें हैं, और जब हम इनको कहते हैं कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं या मरदूमी का खतरा है उनको, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई शख्स बीमार हो जाए और उसको पहले दवाइयों की ज़रूरत पड़े, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर पे चला जाता है, फिर उसका इंतकाल हो जाता है। तो ज़बानों के साथ भी इसी तरह का होता है कि पहले लोग उनको डिसोन करना शुरू कर देते हैं, उनके बोलने में जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान का जो यूजेज है वो कम होता जाता है और ज़बान बिल आखिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो कोई कहता है 22, कोई 27 ज़बानें ऐसी हैं जो इस खतरे से 2-4 हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं। नियाज़ साहब, लेकिन जैसे आपने बयान किया, अब ये भी तो कुदरत का निज़ाम ही है ना, एक लोग बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, अस्पताल दाखिल हो जाते हैं, बिल आखिर वो गुजर जाते हैं। तो ज़बानों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही है ना, और सदियों से, हज़ारों सालों से यही सिलसिला चल रहा है। तो क्या नुकसान है अगर कुछ ज़बानें हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएं दुनिया से? जी मेरे ख्याल में जो ज़बान का मरना और किसी शख्स के मरने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर कोई ज़बान मर जाती है या उसको वो ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका सुनने वाले नहीं रहते, तो इसका मतलब यह है कि उस ज़बान के अंदर जो सदियों से जो एक विजडम, जो उनकी जो हेरिटेज है, वो सारा उनके साथ दफन हो जाता है, उनके साथ ख़त्म हो जाता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी ज़बानें हैं जिनमें लोग कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज के साथ ज़बानों का ताल्लुक है, जो वेदर फोरकास्ट है उसके साथ ज़बानों का ताल्लुक है। तो इस तरह की बहुत सारी फोक विजडम है जो इन ज़बानों में शामिल है और मौजूद है। तो हम फिर अभी क्लाइमेट चेंज के नए नए मसाइल, नए नए हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो विजडम हमारी ज़बानों में ऑलरेडी मौजूद थी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका हेरिटेज सिर्फ इस तरह का नहीं है, म्यूज़िक है, कल्चर है, पोइट्री है, फोकलोर है, उनकी जो ज़रबुल अमसाल हैं। देखिए नियाज़ साहब, हम सभी चाहते हैं कि कोई ज़बान ना मरे और वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहे, लेकिन इसमें 3 बड़ी मेजर किस्म की रुकावटें हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़बान जिसे ऑलरेडी कम लोग बोल रहे हों, अगर उसका कोई बाशी फ़ायदा भी ना हो तो वो ज़बान जो है वो इग्नोर होती चली जाती है उस कम्युनिटी में भी, और वो जो मेजॉरिटी की ज़बान है उसमें घुल मिल जाते हैं। दूसरी बड़ी रुकावट ये बताई जाती है कि कुछ का सिर्फ ओरल ट्रेडिशन है। अब वो कैसे जमा किया जा सकता है? स्क्रिप्ट नहीं है, और दास्ताने की बुनियाद पे जो कि सिर्फ ज़बानी है, ये जमा करना, और इसमें लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। तो ज़बान जो है वो तो नस्ल दर नस्ल या तो मुंतकिल होती है, मुंतकिल नहीं होती। तो इसमें ये जो रुकावटें हैं ये कैसे दूर की जा सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें जो माहिर बताते हैं वो भी ये है कि ज़बान को सबसे पहला खतरा उसके अपने बोलने वालों से। तो जब आप अपनी ज़बान को खुद डिसोन करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि उसकी जो मालकी है, उसकी जो वारसी है, वो और कोई भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरे मरहले में हमारे जो हमारी स्टेट है उसका किरदार भी आ जाता है कि हमारी रियासत का ज़िम्मा है कि वो चाहे 3 शहरियों की ज़बान हो या वो कोई 3 करोड़ लोगों की ज़बान हो, उसको महफूज बनाना, उसके लिए इस तरह का बंदोबस्त करना, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी भी है। बहुत सारे मुल्क हमारे सामने भी ऐसे हैं जिन्होंने ज़बानों को प्रिजर्व किया है,
उनको प्रमोट किया है, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, और जैसे आपने कहा कि उसको मुआश के साथ भी जोड़ा है कि इकोनॉमी की ज़बान भी बनाई है। तो इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे, और इसका पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है कि ज़बान को, जैसे आपने कहा कि ओरल ट्रेडिशन है, तो सबसे पहले तो ओरल ट्रेडिशन को उन तरीकों से महफूज किया जाए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे वो प्रिजर्व हो जाएं। उसके बाद अगर किसी में स्क्रिप्ट नहीं है तो स्क्रिप्ट बनाने पे कोशिश की जाए। अभी भी ऐसी ज़बानें हैं पाकिस्तान में जिनके स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, और जो माहिरीन हैं वो स्क्रिप्ट के ऊपर एग्री होके उसको जारी कर रहे हैं, और इस तरह के इकदाम कुछ इलाकों में पाकिस्तान में सर नहीं एग्री हो रहे हैं। मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ। मसलन जैसे वखी ज़बान है, बहुत साल पहले किसी ने कहा कि उसका जो स्क्रिप्ट है वो रोमन हो तो ज़्यादा बेहतर है, आलमी सतह पे वो उसे महफूज करने की कोशिशों को फ़रोग मिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम मशरक़ी लोग हैं, हम तो नस्तालीक करेंगे। उस गतर बूद में स्क्रिप्ट ही नहीं बन पाया। नहीं, ये इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन ये है कि उसके हल भी निकाले जा सकते हैं, और लोग ऐसे हैं। मिसाल के तौर पर हमने कुछ दिन पहले एक पोस्टर छाया किया जो हमारी कच्छी ज़बान है उसके बारे में था, और हमने उस पोस्टर में लिखा कि जी इसका स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ फिर जो माहिरीन हैं उन्होंने रब्ता किया, कहा कि जी ये हमारा एग्रीड अपॉन स्क्रिप्ट है। अब उसके ऊपर टेक्निकल बातें हो सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम इस तरह की कोशिश हो रही है कि उन्होंने उसी जो स्क्रिप्ट उन्होंने बनाया है उसका कीबोर्ड भी बना लिया, उसमें वो टाइप भी कर रहे हैं, उसमें किताबें रसाले भी लिख रहे हैं। तो इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं जिसका कोई यानी पॉलिटिकल विल भी चाहिए उसके लिए। पॉलिटिकल विल और कम्युनिटी जब तक एक्शन में नहीं आती तो ये काम नहीं। पॉलिटिकल विल से मैं दो चमत्कारों की मिसालें पेश करूंगा वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मौजूद बहस ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में 80 ज़बानें और लहजे हैं यूनेस्को के मुताबिक, लेकिन इसमें से 27 ज़बानें और बोलियाँ मादूमी के ख़तरे से दो चार हैं। हमारे साथ इंडस कल्चरल फोरम के डायरेक्टर नियाज़ नदीम साहब मौजूद हैं इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए। नियाज़ नदीम साहब, हम वक्फे से पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इन ज़बानों को जो 27 हैं वेंटिलेटर पर या मुख्तलिफ मराहिल में, इनको कैसे बचाया जा सकता है या महफूज किया जा सकता है। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक तो है इब्रानी हीब्रो ज़बान की। जब इसराइल बना है 1948 में, तो तब तक ये एक डेड ज़बान या कुछ मजहबी स्क्रिप्चर्स वगैरह के काम आने वाली ज़बान के तौर पे थी, आम लोग नहीं बोलते थे। लेकिन फिर इसराइल ने इस्टेब्लिशमेंट के बाद पूरी स्टेट मशीनरी और ताकत लगा दी, और इब्रानी ज़बान आज इसराइल की आबादी, जो यहूदी आबादी है, वो हर कोई जानता है और बोलता है, एक डेड लैंग्वेज जो 75 बरस पहले थी। दूसरी मिसाल है न्यूजीलैंड की। वहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं माओरी, उनकी ज़बान मादूम हो रही थी, इसलिए कि वहाँ ज़ाहिर है कि गोरे सेटलर्स गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू की, उनको क्या परवाह थी कि क्या नहीं। लेकिन फिर डेलिबरेटली एक शऊरी कोशिश हुई कि नहीं, यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं माओरी, उनकी ज़बान हर कीमत में महफूज होनी चाहिए। तो उन्होंने जो निसाब था उसमें चॉइस दे दी बच्चों को कि आप मावरी में पढ़ेंगे या अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे। जो इस तरह के मॉडल्स हैं वो आपने स्टडी किए हैं, इनमें से कौन सा मॉडल हमें सूट करता है या क्या क्या किया जाए? जी बहुत शुक्रिया। आपने जो पहले मिसाल दी स्टेट की ओनरशिप की, वो बहुत अच्छी मिसाल है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की मिसाल देता हूं कि एक तो स्टेट ओनरशिप होगी, लेकिन दूसरी कम्युनिटी ओनरशिप होगी। जब पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बन रहे थे, कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड्स बन रहे थे, तो नादरा ने कहा कि जी ये सिंधी में नहीं बन सकता, लेकिन सिंध में कम्युनिटी ने और इवन हुकूमत ने और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम आपके नादरा का जो सॉफ्टवेयर है इसको सिंधी के साथ सिंक करके दिखाते हैं। तो अब मेरा शनाख्ती कार्ड, क्योंकि मेरी मादरी ज़बान सिंधी है, मैं अगर इस्लामाबाद से भी रिन्यू कराने जाता हूँ तो मेरा आईडी कार्ड सिंधी में रिन्यू हो जाता है। तो ये कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी की विल और फिर थोड़ा सा प्रेशर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। जो मॉडल्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड मॉडल है वो ये है कि जो प्राइमरी तालीम है बच्चे की वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा जो है वो 2, 3, 4 ज़बानें, 5 तक भी ज़बानें वो पढ़ सकता है। दूसरी उसकी करीब तरीन ज़बान, अगर मेरी मादरी ज़बान सिंधी है तो करीब तरीन ज़बान उर्दू है, मैं उर्दू में पढ़ूँ। और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह की स्टेजेस ऐड होती जाती हैं कि आप ज़बान को मोस्ट, आपकी मादरी ज़बान से शुरू करें, फिर मोस्ट फेमिलियर, फिर देन लीस्ट फेमिलियर, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल ज़बान, इस तरह की के मॉडल्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान में भी इस तरह की कोशिश थोड़ी, ये जो हमारा यकसा कौमी निसाब बन रहा था
उसके दौरान, क्योंकि उसके अराउंड बाकी कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई कि ज़बान का मसला प्रॉपरली उसमें फोकस नहीं हो सका। लेकिन उसमें डिस्कशन ज़रूर हुई थी कि लेट से कि हम उर्दू में अगर निसाब को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो सूबों को इजाज़त होगी कि वो अपनी अपनी ज़बान में बच्चों को प्राइमरी तालीम दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये मर्ज़ी नहीं, ये हुकूमत को ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली पाबंद बनाना चाहिए हर सूबे को कि जी आपकी मादरी ज़बान में प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। ये बुनियादी स्टेप है जो हमें लेना पड़ेगा किसी भी ज़बान को बचाने के लिए। उसके बाद फिर आपको ये सूबों में, मिसाल के तौर पर आप सिंध में जाते हैं तो थरपार करके बच्चे की मादरी ज़बान सिंधी नहीं, वो ढाटकी है, तो उसको पहले ढाटकी में पढ़ना चाहिए, उसके बाद सिंधी में पढ़ना चाहिए, उसके बाद उर्दू में, उसके बाद अंग्रेज़ी में। तो इस तरह के मॉडल्स पूरे, जिसको कहते हैं मदर टंग बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इस तरह के मॉडल्स दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और यहाँ से जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक बच्चा अपनी ज़बान से प्यार करना नहीं सीखेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो। लेकिन ये मॉडल अप्लाई हो चुका है, मॉडल अप्लाई हो चुका है। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने सिंध के स्कूलों में सिंधी को इब्तदाई क्लासों में लाजमी करार दिया था, आज तक जाहिर है। तो उसके क्या रिजल्ट्स निकले? जो जितने भी नॉन सिंधी स्पीकर्स थे उनमें से कितने सिंधी बोलने के काबिल बने आपके ख्याल में? देखिए, उसके बारे में ये होता है कि आपने उसको इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन जिस तरह जो एजुकेशन के निज़ाम में ये क्लास सिस्टम ऐड होता गया तो वो दोबारा लोगों ने अंग्रेज़ी में प्राइड लेना शुरू किया। तो मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान में तो उर्दू के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है कि उर्दू भी उस तरह बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, तो बाकी मादरी ज़बानों के साथ तो ज़्यादा मसाइल हैं। तो इसका ये है कि सिर्फ किसी एक तरफ से, यानी आपने स्टेट की तरफ से लाजमी करार दे दिया, ठीक है, लेकिन आपने उससे जो वाबस्ता बाकी जो मामला हैं, जैसे इकोनॉमी का मामला है, जैसे प्राइड लेने का मामला है, बिहेवियर चेंज का मसला है, ये सारे भी उसके साथ ऐड होंगे तो ये हो सकता है। वरना फिर लोग उसको, बच्चे जो है उसको कंपल्शन या मजबूरी के तौर पर या एक जो इन्फोर्स्ड या इम्पोज चीज़ है उसके तौर पर पढ़ेंगे। तो अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो मवाद है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उर्दू का हो, सिंधी का हो, पंजाबी का हो, किसी भी ज़बान का, उसको इतना दिलचस्प नहीं बनाते। आप ये हमटी डमटी की कोई किताब उठा के देख लें तो आपको इतने वर्जन्स उसके दिलचस्प किस्म के मिल जाएंगे। हम हमारे किसी भी पैसोलदम पटता की अगर कोई हम लेने जाते हैं कोई किताब, तो हमें सिंधी में एक भी किताब नहीं मिलती। इसी तरह उर्दू में आपकी जो मशहूर नज़में, उनकी इस तरह की दिलचस्प किताब एक भी नहीं मिलती। तो इसको अगर आप दिलचस्प नहीं बनाएंगे, इसको बच्चे के अंदर इसकी ओनरशिप नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऑफकोर्स बच्चा उसको मजबूरी के तौर पर नहीं पढ़ेगा। और आजकल के बस्ते आपने देखा है ऑलरेडी कितने भारी हैं, तो उसमें वो बच्चे कहते हैं कि ये उर्दू एक और बर्डन है, सिंधी एक और बर्डन है। तो इसको दिलचस्प बनाने के लिए भी पूरे निज़ाम को, जो एजुकेशन का निज़ाम है, इसको भी बदलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, हमारा जो फेस्टिवल है इसके थ्रू हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम ये कहते हैं जिस ज़बान में थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको शोकेस किया जाए, उसको दिखाया जाए, बताया जाए। अब जैसे कल हमारे फेस्टिवल में और परसों जो बात होगी वो ये होगी कि भाई अगर किसी भी ज़बान में, पालूला ज़बान में अगर कोई शायरी की किताब आई है, तो वो आपने जो 13 ज़बानों के मुशायरे का जिक्र किया, तो उसमें हम पालूला ज़बान की जो शायरी की किताब है उसको लॉन्च करेंगे, उसमें बात करेंगे। इसी तरह अगर पोठोहारी में कोविड के ऊपर एक नावल आया है तो हम उस नावल को सेलिब्रेट करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे। तो जिस ज़बान में थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो हम उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। जिनमें नहीं हो रहा वो इस फेस्टिवल को देख के, ये हमारा अपना भी तजुर्बा है कि लोग हमारे इस मेले से, हम कहते हैं कि जी हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने अपनी ज़बान में कोई किताब लिखी है इस साल तो आप हमारे मेले में आ सकते हैं। तो अगले साल लोग किताबें लिख के हमें बताते हैं कि जी आपने कहा था किताब लिखेंगे, तो वो फिर किताब दिखा के फिर आ जाते हैं, हमारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो काम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो काम नहीं हो रहे उसको उसके लिए पुश करना चाहिए कि जी वो भी होते रहे। तो नियाज़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि मालूम होती ज़बानों के बारे में तो आपने बता दिया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है और उसकी अगर तरतीब आप बता दें। देखिए, जो स्टेटिस्टिक्स में जाएं तो फिर हमारे पास आपको पता है कि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी जो बोली जाने वाली ज़बानें हैं पाकिस्तान में, पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान के तौर पर इंट्रोड्यूस होती है। सराइकी के लिए कहा जाता है कि जी वो चारों सूबों में बोली जाती है। पश्तो के लिए कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ज़बान है। सिंधी का आई डोंट नो स्टेटिस्टिक्स कितने हैं, लेकिन वो सिंध में बहुत बड़े पैमाने पे बोली जाती है। सिंधी बोलने वाले लोग सिंध में बोलते हैं।
तो लेकिन हमारे इस फेस्टिवल में हम ये कहते हैं कि जी ज़बान कोई छोटी बड़ी नहीं है, किसी ज़बान को दूसरी ज़बान से ख़तरा नहीं है। अगर उर्दू जो है वो प्रमोट हो रही है तो सिंधी को ख़तरा नहीं होना चाहिए, अगर सिंधी बढ़ रही है तो पंजाबी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। ज़बान को एक दूसरे से ख़तरा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से एडाप्ट करना चाहिए। हमारा एक मौजू हमारे फेस्टिवल में ये भी है कि ज़बानें एक दूसरे से अल्फाज को एडाप्ट कैसे कर सकती है। क्या पाकिस्तान की तमाम ज़बानों की कोई मुश्तरका डिक्शनरी बन सकती है? तो इस तरह एडाप्टेबिलिटी को भी हम प्रमोट करें। थैंक यू सो मच नियाज नदीम साहब। प्रोड्यूसर साहब ने वक्त कॉल हमारी कनपट्टी पे रख दी है, अब हम क्या करें, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। फिलहाल खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।